हाय हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एस के मेन बोर्ड पे कैसे लिस्ट हो सकते हैं। अब हमें पता है कि जो एस है यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज है, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड जो है, उस पर दो तरीके की लिस्टिंग होती है। एक होती है मेन बोर्ड की लिस्टिंग और एक होती है कैटलिस्ट लिस्टिंग। उनके बेसिक को हमने समझ लिया था कि क्या होता है। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मेन बोर्ड की लिस्टिंग कैसे होती है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैटलिस्ट की लिस्टिंग कैसे होती है, कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर आप मेन बोर्ड पे लिस्ट होना चाहते हो, और अगर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर आप कैटलिस्ट के ऊपर रजिस्टर होना चाहते हो, लिस्ट होना चाहते हो। तो पहले हम एस मेन बोर्ड को देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कैटलिस्ट को देखेंगे। तो देखो, पहले ये 3 स्टेप है, ये तो बेसिक से हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने कुछ किया नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एग्रीडेटेड इशू मैनेजर्स। क्या बोलते हैं? एग्रीडेटेड इशू मैनेजर्स बोलते हैं। तो इनसे आपको सबसे पहले जाके मिलना है। जैसे होता है ना कि हमें कोई काम करवाना है तो यहाँ पे कौन कराएगा, तो वहाँ हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग कराने के लिए ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनको बोलते हैं एग्रीडेटेड इशू मैनेजर्स। ये एक तरीके से प्रोफेशनल्स है जिनको ये काम आता है, तो आपको जाके इनसे मिलना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एग्रीडेटेड इशू मैनेजर से मिलना है टू शेयर योर कंपनीज प्लान्स एंड लर्न हाउ टू गेट लिस्टेड। कि भाई उनके पास जाओ, उनको अपनी कंपनी के प्लान्स बताओ और बताओ कि आप उनसे सीखो कि कैसे आप लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी कंपनी लिस्ट हो पाएगी और कौन सी नहीं हो पाएगी। और आप डायरेक्टली जाके मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग के लिए सबमिशंस भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ कौन कर सकता है, एग्रीडेटेड इशू मैनेजर्स ही कर सकते हैं। तो आपको इनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले जाके इनसे मिलना है अगर आप लिस्टिंग कराना चाहते हो। अब आप एक बार मिल लिए, आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ है, एंड देन आपको क्या करना है, उनको फिर अपॉइंट करना है। तो इशू मैनेजर विल मैनेज द लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी। तो अब ये जो आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन है इसको मैनेज करेगा, सारी चीज़ें आपसे मांगेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, वो सब चीज़ें आपको गाइड करेगा, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर प्रोफेशनल रिक्वायर्ड। और आपको रिकमेंड भी करेगा कि आप ना, आपकी कंपनी को ये और प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है तो इनको भी आप एंगेज कर लो साथ में। तो ये आपको सारी चीज़ें गाइड करता हुआ चलेगा। तो पहले आपको इनसे मिलना है, देन आपको इनको अपॉइंट करना है, देन असेसमेंट पीरियड को देखना है। तो you will work closely with your mandated issue manager to decide on a suitable structure and method of offering your company security। तो वो आपको पूरा एकदम गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको अपना स्ट्रक्चर लेके चलना है, किस मेथड को आपको यूज़ करना है कि आप कंपनी की सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करवा सको। द इशू मैनेजर विल गाइड यू इन प्रिपेयरिंग द लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी। तो जो आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन बननी है उसके लिए पूरा गाइड ही आपको करेगा। तो आपने क्या किया, मिले आप एग्रीडेटेड इशू मैनेजर से, उसको अपॉइंट किया और उससे अपने आप को असेस कराया, उससे गाइडेंस ली। अब आपका ये सारा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, स्टेज 1 आता है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, सबमिशन करना होता है सेक्शन ए ऑफ द लिस्टिंग एडमिशन पैक का। यानी कि अब आपको सेक्शन ए की सबमिशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन शुरू होती है तो आपको प्रिपेयर करना है पूरा उसके लिए। तो एज यू विल बी कोलैबोरेटिंग विद इशू मैनेजर, ये जो एग्रीडेटेड इशू मैनेजर है उसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे होंगे, यू मे वांट टू फैमिलाइज योरसेल्फ विद द मेन बोर्ड रूल्स। तो आपको जो ऑनलाइन मेन बोर्ड रूल्स दे रखे हैं आप चेक कर सकते हैं एसजीएक्स की वेबसाइट पे, उनके साथ अपने आप को फैमिलाइज करना होगा, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। द इशू मैनेजर विल प्रोसीड टू सबमिट सेक्शन ए ऑफ द लिस्टिंग एडमिशन पैक। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, सेक्शन ए को सबमिट करेगा। जो लिस्टिंग एडमिशन पैक है इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होते हैं। तो अब सेक्शन ए को वो सबमिट करेगा लिस्टिंग एडमिशन पैक के। तो ये वर्ड याद रखना, लिस्टिंग एडमिशन पैक के सेक्शन ए को अब वो सबमिट करेगा, जिसके अंदर क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी एंड सेट आउट द की इशू फॉर एसजीएक्स असेसमेंट। और क्या की इश्यूज आ सकते हैं, एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी कंपनी की सेक्शन ए में, और इसके अलावा क्या की इश्यूज हैं जो कि एसजीएक्स के असेसमेंट के अंदर फेस करने पड़ेंगे, और क्या उन इश्यूज को आपने एडुकेटली रिजॉल्व किया है या नहीं किया। तो ये चीज़ इसके अंदर सबमिट करनी है, 2 बातें इसके अंदर आपको सबमिट करनी है। फिर एसजीएक्स क्या करेगा, विल इन्फॉर्म द इशू मैनेजर। वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा एसजीएक्स, उसने उसके लिए इशू मैनेजर्स तभी रखे हुए हैं कि इशू मैनेजर से वो कम्युनिकेट करेगा वेदर द की इशूज हैव बीन एडुकेटली रिजॉल्व, कि ये जो की इशूज थे क्या इनको एडुकेटली रिजॉल्व कर दिया है या नहीं किया है। इसके अलावा एप्लीकेशन में भी, अब ये भी हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है ना एसजीएक्स के द्वारा किसको रेफर कर दी जाए, लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी को, एलएसी को रिकमेंड कर दी जाए। जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में की जाएगी, हो सकता है कि जो एसजीएक्स है वो आपकी एप्लीकेशन को एलएसी को रिकमेंड कर दे। इफ एसजीएक्स इज ऑफ द व्यू दैट देयर आर इश्यूज विच मीट द एलएसी रेफरल क्राइटेरिया, कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि एलएसी रेफरल क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वहाँ पे फिर एलएसी कमेटी को आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। फिर जब एसजीएक्स का पूरा रिव्यू हो जाएगा, जितने भी सेक्शन ए के अंदर मैटर्स है उसके रिगार्डिंग, और जो भी एलएसी का रिव्यू आ जाएगा और वो बोलेंगे कि भाई ठीक है ये सारी चीज़ें,
SGX will inform the issue manager whether it can proceed to stage 2 of the application। फिर SGX जो है वो इन्फॉर्म कर देगा इशू मैनेजर को कि हाँ जी अब आप स्टेज 2 के ऊपर जा सकते हैं। तो आपका स्टेज ए यानी कि स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और SGX आपको बता देगा ठीक है अब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, की इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व कर दिए, LAC की जो एडवाइजरी कमेटी थी, रेफरल क्राइटेरिया जो था आपने उसको पूरा कर दिया, अब आप जा सकते हो स्टेज 2 के ऊपर। तो अब हम जाएंगे स्टेज 2 के ऊपर। अब यहाँ पे हमें सेक्शन बी ऑफ लिस्टिंग एडमिशन पैक को सबमिट करना है। पहले हमने सेक्शन ए को किया था लिस्टिंग एडमिशन पैक के, अब यहाँ पे हम सेक्शन बी को करेंगे। तो अब जब SGX इन्फॉर्म कर देता है मैनेजर को कि अब वो स्टेज 2 के ऊपर आ सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के, तो फिर अब इशू मैनेजर क्या करता है सेक्शन बी को लिस्टिंग एडमिशन पैक के सबमिट करता है और साथ साथ एक तो सेक्शन बी देता है प्लस इसके साथ क्या देता है फुल लिस्टिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जितनी लिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट थी वो सारी यहाँ पे सबमिट करेगा। ए के साथ तो उसने कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी थी और जो की इश्यूज थे उनको सबमिट किया था, यहाँ पे आप पूरी लिस्टिंग एप्लीकेशन प्लस सेक्शन बी यहाँ पे सबमिट करेगा। इसके अंदर रेलिवेंट अंडरटेकिंग, कंफर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, जितनी भी चीज़ें सारी साथ में सबमिट होंगी। SGX इज कमिटेड टू प्रोवाइड एन इरेटिव रिस्पॉन्स विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ स्टेज 2। अब जब ये आप अपनी चीज़ें सबमिट कर दोगे इसके विद इन 4 वीक्स SGX जो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या हुआ है आपकी एप्लीकेशन के साथ। This is subject to the receipt of a complete application and issue manager replying SGX comment within a specified period। अभी अगर कोई कमेंट्स हैं तो साथ साथ जो आपका इशू मैनेजर है ना कि भाई जो कोई दिक्कत लग रही है SGX को, तो उसको भी वो रिप्लाई करता रहेगा उसके कमेंट्स के ऊपर कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। However, the 4-week timeline may not apply if there are new key issues identified which। अब ये जो 4 वीक्स का क्राइटेरिया ये कब अप्लाई नहीं होगा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 सिचुएशंस में ये अप्लाई नहीं होगा। पहला, अगर कोई नया की इशू आ जाता है जो कि एडिक्वेटली रिजॉल्व नहीं हुआ है, विच हैव नॉट बीन एडिक्वेटली रिजॉल्व, या फिर दूसरी बात एडिक्वेटली रिजॉल्व बट मीट द LAC रेफरल क्राइटेरिया, कि वो एडिक्वेटली रिजॉल्व तो हो गया लेकिन जो LAC के रेफरल क्राइटेरिया उसको मीट नहीं करता। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर फिर 4 वीक का टाइम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा कि वो 4 वीक के अंदर आपको रिप्लाई करे। तो ये आपका स्टेज 2 हो जाएगा जहाँ पे आपने सारी सबमिशन कर दी। ठीक है, अब जब आपने स्टेज 1 कर लिया, स्टेज 2 कर लिया जहाँ पे आपने सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ लिस्टिंग एडमिशन पैक को सबमिट कर दिया, इसके बाद क्या होगा जब आपकी जो सबमिशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी तो SGX जो है ना क्या इशू करेगा ETL, जिसको हम क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी टू लिस्ट, कि अब आप क्या हो गए हैं एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं कि आप लिस्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको एक लेटर दे दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो कितने टाइम की होगी 3 मंथ्स की होगी। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो अब आप एलिजिबल हो गए कि हाँ जी आप लिस्ट कर सकते हो, आपने सेक्शन ए ऑफ लिस्टिंग एडमिशन पैक, सेक्शन बी ऑफ लिस्टिंग एडमिशन पैक ये सब अप्रूव हो गया है SGX के द्वारा, आपको अप्रूवल मिल गया है, ETL लेटर मिल गया है आपको। अब आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे और पब्लिक एक्सपोजर के लिए अपना जो प्रोस्पेक्टस है उसको रखना होगा। तो अब आपकी जो आपका प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है वो आपको MAS के ऊपर सबमिट करना होगा। MAS क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ये वर्ड याद रखना क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये वर्ड नहीं भूलना हमने, अभी आगे भी यूज होगा ये। ठीक है, तो इसकी जो वेबसाइट है ना इसके ऊपर आपने क्या सबमिट करना है, अपने प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस को, जो आपका प्रीलिमिनरी अभी फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं, जैसे इंडिया में भी होता है ना, प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस को आपको सबमिट करना है MAS की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, द ऑफरर्स एंड प्रोस्पेक्टस इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी एंड एक्सेस, तो ये एक सिस्टम है जिसको ओपरा बोलते हैं इन शॉर्ट, फॉर पब्लिक फीडबैक। यहाँ पे क्या होगा कि अब पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा आपके प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, और ये फीडबैक जो है एटलीस्ट 1 वीक के लिए ओपन रहेगा कि पब्लिक जो है 1 वीक तक अपना फीडबैक दे सकती है। आफ्टर लॉन्चमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस देयर आर अदर प्रोसेसेस विच आर अंडरटेकिंग सोनली बाय योर कंपनी एंड योर इशू मैनेजर। अब इसके अलावा अब जब आपने फीडबैक के लिए सबमिट कर दिया, अब आप खाली नहीं बैठोगे इसके साथ, आपको और जो दूसरे प्रोसेस है आपकी कंपनी को जो करने हैं, आपके इशू मैनेजर को जो करने हैं, वो साथ साथ चलते रहेंगे, which do not involve SGX such as book building, where you may find corner store and institutional investors. Your company may work with public relation agency। अब साथ साथ आपकी कंपनी जो है वो क्या करती रहेगी, पब्लिक रिलेशन एजेंसीज के साथ काम करती रहेगी कि भाई
लोगों में आपकी इमेज सही बनती रहे, इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी को आके देखें, आपके प्रोस्पेक्टस को देखें और वो सोचे कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। योर कंपनी में ऑल्सो डिसाइड टू डिस्कस विद योर इशू मैनेजर ऑन सूटेबल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और साथ ही साथ जो आपकी कंपनी है वो ये भी डिस्कस कर सकते हैं इशू मैनेजर के साथ कि अब जब हमारी लिस्टिंग होगी तो हम किसके साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं, या सूटेबल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होगा, उसके अंदर क्या कंडीशंस डालें। अंडरराइटिंग तो पता है ना कि अंडरराइटिंग जैसे इंडिया में होता है ऐसी वहाँ पे भी अंडरराइटिंग है कि अगर नॉर्मल पब्लिक ने शेयर नहीं किया तो अंडरराइटर ले लेता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी एक हफ्ते तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है और अपने आईपीओ को निकालना है, ठीक है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है। अब आप फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है ओपरा के ऊपर डालोगे। आपने पहले क्या डाला था, प्रीलिमिनरी डाला था, ठीक है, जिसके ऊपर फीडबैक आया। अब ये सब होने के बाद आप फाइनल डालोगे ओपरा के ऊपर। पेंडिंग पब्लिक फीडबैक और चेंजेस एंड अप्रूवल फ्रॉम एमएएस, ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे। द ऑफर पीरियड कमेंसेस देयर आफ्टर, अब आपका ऑफर पीरियड जो है शुरू हो जाएगा कि लोग आपको ऑफर करेंगे कि हाँ जी अपने शेयर मुझे दे दो, जैसे इंडिया के अंदर होता है। एंड सब्सक्राइब फॉर द कंपनी सिक्योरिटी स्टार्ट्स, और आपकी जो कंपनी के शेयर है वो उसको सब्सक्राइब होने वो शुरू हो जाएंगे एक तरीके से। अब जब वो पूरा आ गया, जैसे यहाँ पे भी होता है ना कि 3 दिन के लिए खुलता है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी एक पीरियड के लिए खुलता है, उसके अंदर पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब करना शुरू करती है। अब जब एक बार ऑफर पीरियड क्लोज होता है तो फिर अब आपको क्या करना पड़ता है, जो भी ऑफर्स आए थे वहाँ पे आपको एलोकेशन करनी पड़ती है कि जो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको अब आपको देना पड़ता है, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनको। अब ये सब आप दे दोगे, आपका आईपीओ कंप्लीट हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर कंप्लीट हो गया, और अब आपकी एक क्या की जाएगी, वेलकम सेरेमनी की जाएगी जो कि एसजीएक्स के ऊपर होगी, टू कॉमरेट द लिस्टिंग ऑफ योर कंपनी सिक्योरिटी क्लूमिनेटिंग इन अ काउंटडाउन टू द फर्स्ट ट्रेड ऑफ योर कंपनी सिक्योरिटी। जैसे आपने देखा होगा बीएससी के ऊपर या इनके ऊपर भी होता है वो एक बेल से जैसे रिंग करके उन वेलकम सेरेमनी होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। अब आपका मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग हो गई, सिंपल सा प्रोसेस था, नो स्टेप से नो स्टेप देखो तो नो स्टेप है भी नहीं। पहले आप किससे मिले, जो एक्रीडिटेड इशू मैनेजर है उससे मिले, उससे आपने सारी चीज़ें डिस्कस की, उसको अपॉइंट किया, उसने आपको असेस किया, उसने फिर सेक्शन ए ऑफ द लिस्टिंग एडमिशन पैक को सबमिट किया, फिर उसने सेक्शन बी ऑफ लिस्टिंग एडमिशन पैक को सबमिट किया, उसके बाद आपको अप्रूवल मिल गई जिसके अंदर आपको ईटीएल लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपने प्रीलिमिनरी जो आपके प्रोस्पेक्टस है उसको ओपरा के ऊपर सबमिट किया, जिसको हम MAS वेबसाइट बोलते हैं उसके ऊपर होता है ओपरा, वहाँ पे सबमिट किया। आपको यहाँ से सारी चीज़ें हो गई, आपकी प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस की फीडबैक के लिए ओपन रहा एक हफ्ते। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराया और आईपीओ को इशू कर दिया, जहाँ पे फाइनल प्रोस्पेक्टस को ओपरा के ऊपर डाल दिया। अब आपकी जो आईपीओ वो एक तरीके से ओपन रहेगा ऑफर के लिए, और फिर आप क्या करोगे, जब फाइनली जब आपका ऑफर क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप एलोकेट कर दोगे उनको और आपकी एक वेलकम सेरेमनी होगी मेन बोर्ड के ऊपर। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। कुछ और क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो तो आपका प्रोसेस था। कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको अगर मेन बोर्ड के ऊपर लिस्ट होना है तो आपको करनी पड़ती है। क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो एमओजी रिक्वायरमेंट्स होती है, और इसके अलावा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो करनी पड़ेंगी। तो क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट क्या, अगर आपको मेन बोर्ड के ऊपर लिस्ट होना है तो इनमें से कोई एक चीज़, वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है इसने, ठीक है, इनमें से इन तीनों में से अगर आप कोई एक भी चीज़ करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्वांटिटिवली कि आप मेन बोर्ड के ऊपर एसजीएक्स के रजिस्टर हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर आपका प्री टैक्स प्रॉफिट जो है कम से कम, अगर आपका प्री टैक्स प्रॉफिट जो है $30 मिलियन है फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर विद ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर, की आपका ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 साल का है, और आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट $30 मिलियन हो। तो पहली चीज़ अगर आपकी ये है तो आप एलिजिबल है क्वांटिटिवली कि आप रजिस्टर हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं एसजीएक्स के मेन बोर्ड के ऊपर। दूसरी चीज़, अगर आपका ये नहीं है तो क्या हो सकता है कि आपकी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर प्रॉफिटेबल कितना होना चाहिए, एंड हैज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉट लेस देन 150 मिलियन। तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 मिलियन से कम की नहीं होनी चाहिए। एक तो आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, इसके अलावा आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 मिलियन से कम की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट हो जाती है। या तो आप ये कर लो या ये फुलफिल कर लो। या तीसरी चीज़ कि आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के अंदर है वो होना चाहिए, और साथ साथ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी 300 मिलियन से कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक इन तीनों में से आपको एक कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर आप ये कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिटेबल की बात है, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल टू गेट लिस्टेड ऑन एसजीएक्स मेन बोर्ड। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। देन फिर एमओजी की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी लिस्टिंग एस्पिरेंट है जो मेन बोर्ड के ऊपर लिस्ट होना चाहता है, अगर वो ये वाली क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता, अनेबल टू सेटिस्फाई द अबव क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, तो उसको क्या करना पड़ता है, ये वाली
कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है और ये सारी फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड ये सब वर्ड यूज होते हैं। तो पहली चीज़ कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 300 मिलियन से कम की नहीं होनी चाहिए इशू प्राइस के ऊपर पोस्ट इन्विटेशन के अंदर। दूसरा चीज़, उसको अपने जितने भी प्लान्स है, माइलस्टोन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर एडवांस के अंदर ही जो भी होंगे, मतलब कि एडवांस के अंदर ही डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, पहले ही डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ कि उसके पास एडुकेट रिसोर्सेज हो, उसने एस्टेब्लिश कर रखी है उनकी एग्जिस्टेंस की, उसके पास एडुकेट रिसोर्सेज है, ठीक है। तीसरी चीज़, हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम लिस्टिंग की, अगर उसकी लिस्टिंग होगी तो उसके पास 18 मंथ तक की सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है कि वो काम चलाता रहेगा अगर उसको प्रॉफिट नहीं भी होता तो। देन उसके पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसके पास एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, और एक ऐसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करेंगे जहाँ पे जो ऑडिटिंग फर्म है या ऑडिट पार्टनर है उनके पास रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, कि उनके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है कि वो ऑडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप ये वाली क्वांटिटिव वाली नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। तो ये आपकी एमओजी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ये आपकी क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट्स हो गई, एक हमने प्रोसेस देखा था, और ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी बता रखे हैं, ये हमने साथ साथ पूरी की थी। तो देखो जब आप रिव्यू करा रहे हो तो आपको SGX एंड MAS के बारे में पता है, हमने ऊपर पढ़ा था। शेयर होल्डर स्प्रेड के बारे में, अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 मिलियन से कम है तो 25% ऑफ द इशूड इन द हैंड ऑफ एटलीस्ट 500 शेयर्स। अगर आप 300 मिलियन से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो आपके 25% इशूड शेयर जो है वो 500 शेयर होल्डर के हाथों में होने चाहिए, और अगर 300 मिलियन से ऊपर के हैं तो आपका शेयर होल्डर स्प्रेड जो है ये 25% के अलावा 12 से 20% भी हो सकता है कि उनके हाथों में आपके इशूड शेयर्स हों। और जब सेकेंडरी लिस्टिंग है तो एटलीस्ट 500 शेयर होल्डर्स के पास वर्ल्ड वाइड आपके शेयर्स हों। तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए सभी इशूअर्स के, और अगर फॉरेन इशूअर्स हैं तो एटलीस्ट 2 सिंगापुर रेजिडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जो कि यहीं के हो, सिंगापुर के हों। देन मोरेटोरियम के बारे में बता रहा है कि जहाँ पे अगर इशूअर जो है प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो अपने शेयर्स को 6 मंथ्स तक लिस्टिंग के बाद बेच नहीं सकते। अगर 1 तारीख को लिस्टिंग हो रही है जनवरी को तो उसके विद इन 6 मंथ तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते होते, कौन, प्रमोटर्स जो होते हैं। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टेस्ट को कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटिवली देखा था ना 3 अलग अलग टेस्ट थे, तो तीनों के बारे में बता रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट कर रहे हो तो 6 महीने तक आप नहीं बेच सकते। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन टेस्ट को करते हो तो प्रमोटर्स उस केस के अंदर लिस्टिंग होने के विद इन 6 मंथ्स कुछ नहीं बेच सकते, और जब वो 6 मंथ बीत जाएंगे तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अपने 50% शेयर्स नहीं बेच सकते। तो पहले 6 मंथ कुछ नहीं बेच सकते यानी 100% नहीं बेच सकते, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो होता है 50% नहीं बेच सकते। फॉर प्री IPO इन्वेस्टर हु हैड एक्वायर्ड देयर शेयर विद इन 12 मंथ्स पीरियड प्रायर टू IPO, की जिन्होंने IPO से 12 महीने पहले के अंदर अंदर मतलब विद इन 1 ईयर जिन्होंने भी शेयर्स लिए थे उनके लिए भी यहाँ पे बता रखा है, and hold equal to 5% of shareholding, the profit portion of their shareholding is subject to moratorium period of 6 months। तो जो उनका प्रॉफिट पोर्शन है ना, जो भी जिन्होंने भी 12 महीने के अंदर अंदर शेयर लिए थे, तो सिर्फ जो प्रॉफिट पोर्शन है उसके ऊपर मोराटोरियम लग जाएगा, और अगर उनके पास 5% शेयर होल्डिंग है तभी लगेगा, 5% या उससे ज़्यादा, उससे कम वालों पे ये भी नहीं लगेगा। तो ये उनके ऊपर प्रॉफिट पोर्शन के ऊपर, सिर्फ जो उनका प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर मोरेटोरियम लग जाएगा। देन आपको प्रोस्पेक्टस और आपको ये लॉन्च करना है MAS ओपरा वेबसाइट पे, ये हमने देख ही लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, US जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल, ये सब आपने फॉलो करने हैं। डोमिसाइल जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रेडिंग जो है आपकी कहीं पे भी हो सकती है, जो करेंसी है किसी भी कंट्री की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन बिजनेस ऑपरेशन आपका कहीं पे भी हो सकता है, उसके लिए भी सिंगापुर एक्सचेंज कुछ नहीं बोलता आपसे। कॉन्टिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस आपको पूरी करनी पड़ती है, जो भी आपको पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो भी बता रखी है वहाँ कंट्रीज़ के लॉ को, जैसे इंडिया में भी होता है उसी तरीके से आपको ये फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आप मेन बोर्ड के ऊपर लिस्ट होना चाहते हो। तो बेसिकली हमने 9 स्टेप्स के अंदर प्रोसेस देखा था कि किस तरीके से हो सकते हो। देन हमने क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट देखी कि क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट देखी क्या फुलफिल करनी है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स देखी एमओजी की, और हमने ये एडिशनल कुछ स्टेप्स देखे कि ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए, एमओजी रिक्वायरमेंट्स, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें मेन बोर्ड के ऊपर अगर हम लिस्ट होना चाहते हैं SGX के, तो ये हमको फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैटलिस्ट लिस्टिंग जो होती है, कि अगर आप कैटलिस्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं SGX के ऊपर तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन कंपैरिजन टू जो हमने मेन बोर्ड का देखा है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स कम होती है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम नैस्डैक के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर, और आप अपनी क्लासेस जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।